नमस्कार। आज हम पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उनकी विरासत को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करें, जो भी हमें जीवनी संबंधी अंश मिले हैं उन्हीं के आधार पर। जी। हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से उनके जीवन के मुख्य पहलू क्या थे, उनका ऐतिहासिक महत्व क्या था, इसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये देखिए समय है 12वीं सदी के अंत का। चौहान वंश का शासन था और पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहते हैं, वो इसी वंश के एक कह सकते हैं बहुत ही प्रमुख शासक हुए। उनका राज्य अजमेर और दिल्ली इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। ये वो वक्त था जब उत्तर भारत में मतलब राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे। हाँ, और जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से उनका जन्म शायद 1166 ईस्वी के आसपास हुआ। अजमेर में राजा सोमेश्वर चौहान उनके पिता थे। जी, और माँ रानी कर्पूरी देवी। हाँ, तो जाहिर है राज परिवार में जन्म हुआ तो बचपन से ही शस्त्र विद्या और राजनीति इन सब की शिक्षा मिली होगी। बिल्कुल। और कहते हैं कि पिता के देहांत के बाद उन्होंने काफी युवा अवस्था में ही सिंहासन संभाल लिया था। हाँ, ये बात आती है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि जो विवरण है वो उन्हें सिर्फ एक मतलब कॉम्बेटेंट या योद्धा के तौर पर ही नहीं दिखाते। अच्छा। हाँ, उन्हें एक कुशल प्रशासक भी बताया गया है। अच्छा। कला प्रेमी, अपनी संस्कृति के रक्षक के तौर पर भी उनकी छवि उभरती है। जैसे एक बात कही जाती है कि उनके दरबार में विद्वान थे, कवि थे, उन्हें आश्रय मिलता था। चंद्र बरदाई का नाम तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये उनकी एक क्या कहते हैं मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी की तरफ इशारा करता है। वीर शासक तो थे ही, कला प्रेमी भी। सही। उनकी वीरता के तो खैर कई किस्से हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो मोहम्मद गोरी के साथ उनके संघर्ष की है। हाँ, वो तराइन के युद्ध। हाँ, तराइन के युद्ध, जो दिल्ली के पास हुए और एक तरह से इतिहास बदलने वाले साबित हुए। 1191 में जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें तो पृथ्वीराज ने गोरी की सेना को हरा दिया था। ये एक बड़ी जीत मानी जाती है। हाँ, निर्णायक जीत थी वो। हाँ। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। नहीं हुई। अगले ही साल 1192 में फिर से मुकाबला हुआ, तराइन में ही। हाँ। और इस बार नतीजा मतलब बिल्कुल उलट गया। कुछ स्रोत इशारा करते हैं कि गोरी इस बार ज्यादा तैयारी से आया था। शायद कुछ कूटनीति या छल का भी इस्तेमाल हुआ। खैर, जो भी हो, इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई, उन्हें बंदी बना लिया गया। अच्छा। और इसी घटना को अक्सर मतलब उत्तर भारत में तुर्क शासन की स्थापना की दिशा में एक बहुत अहम मोड़ माना जाता है। तो ये जो आपने कहा कि शायद कुछ छल कपट हुआ, क्या इसके बारे में स्रोतों में कुछ ज्यादा विस्तार है या ये बस एक अटकल है? देखिए, ज्यादातर जो विवरण हैं वो सामरिक रणनीति, सेना की तैनाती या शायद पृथ्वीराज की सेना की कुछ कमजोरियों पर फोकस करते हैं। धोखे या छल का जिक्र कुछ बाद के वृत्तांतों में ज्यादा मिलता है, लेकिन समकालीन स्रोतों में इसकी सीधी पुष्टि थोड़ी मुश्किल है। पर नतीजा तो साफ था, हार हुई और उसके बाद बड़े बदलाव आए। समझ गई। और इसी कहानी से जुड़ा हुआ वो एक और बहुत मशहूर किस्सा है उनके दरबारी कवि चंद बरदाई और पृथ्वीराज रासो का। हाँ हाँ। एक मान्यता है ना कि बंदी बनाए जाने के बाद और जब उनकी आंखें भी फोड़ दी गई थीं, तब भी पृथ्वीराज ने चंद बरदाई के इशारे पर शब्दभेदी बाण चलाया और गोरी को मार दिया। जी, ये वृत्तांत पृथ्वीराज रासो महाकाव्य से आता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि रासो काव्य अपने आप में एक अलग विधा है। अच्छा। इसमें ऐतिहासिक पात्रों को लेकर वीरता, रोमांस, चमत्कार, इन सब का एक ताना बाना बुना जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वो अक्षरशः इतिहास हो, लेकिन उसका सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरा रहा है। इस खास घटना की, यानी शब्दभेदी बाण वाली घटना की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर विद्वानों में काफी मतभेद हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो जानकारियां हमने देखी उनके आधार पर अगर देखें तो पृथ्वीराज चौहान को अक्सर भारत के आखिरी महान हिंदू सम्राटों में गिना जाता है। हाँ, ये छवि काफी प्रबल है। उनका साहस, उनका स्वाभिमान, अपनी धरती के लिए उनका जो संघर्ष था, उसे आज भी याद किया जाता है एक प्रेरणा के तौर पर। बिल्कुल। उनकी पहचान एक महान योद्धा की तो है ही, साथ ही एक सक्षम शासक और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति के रक्षक के रूप में भी बनी हुई है। और ये पहचान लोकगीतों में, इतिहास की किताबों में और यहाँ तक कि आज की जो समकालीन बहसें होती हैं, उनमें भी जिंदा है। तो ये दिखाता है कि उनकी कहानी सिर्फ अतीत का हिस्सा बनकर नहीं रह गई है। तो इस पूरी चर्चा से सार क्या निकलता है? हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान ऐतिहासिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। जी। तराइन के युद्ध उनके जीवन की और शायद उस दौर के इतिहास की भी निर्णायक घटनाएं थीं। हाँ बिल्कुल।
और उनकी जो विरासत है वो आज भी किसी न किसी रूप में लोगों को प्रेरित करती है या कम से कम चर्चा में तो रहती ही है। सही कहा। और ये हमें इस सवाल पे भी सोचने को मजबूर करता है कि जब हम किसी ऐतिहासिक शख्सियत को संस्कृति का रक्षक कहते हैं या अंतिम महान सम्राट जैसी उपाधि देते हैं, हाँ, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? समय के साथ ऐसी छवियां कैसे गढ़ी जाती हैं, कैसे बदलती हैं, और किसी एक व्यक्ति की कहानी वो कैसे एक बड़े समूह या एक राष्ट्र की पहचान बनाने में भूमिका निभाती है? ये अपने आप में एक विचार करने लायक बात है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि इतिहास और लोक स्मृति कैसे मिलकर किसी व्यक्ति की छवि बनाते हैं।